नमस्कार, आप देख रहे रफ्तार मीडिया। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में जल्द होगी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान, जल्द होगा नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान। हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी। राज्यपाल और सीएम धामी ने ऋषिकेश से पहले जत्थे को किया रवाना। 25 मई को खुलेंगे कपाट। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को देखते हुए धामी सरकार खोलेगी पार्लर और सैलून। युवाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। विपक्ष ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। और देहरादून में बिंदाल एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट की जद में आने वाले भवनों को भेजे जा रहे नोटिस। नगर निगम ने 50 घरों को थमाया नोटिस। 864 चिन्हित भवनों पर होगी कार्रवाई। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबर विस्तार से। उत्तराखंड बीजेपी में लंबे समय से नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी का इंतजार किया जा रहा है। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रक्रिया चल रही है और अभी तक देश में बीजेपी ने 14 प्रदेशों के अध्यक्षों का चयन किया है। कई राज्यों में अभी बाकी है, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमला हुआ, ऐसे हालातों में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करना गलत था। मगर अब जल्द ही उत्तराखंड में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी कर दी जाएगी। सब कार्य रूटीन के अंदर है। 14 राज्यों के हम प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर चुके हैं। कुछों का पाइपलाइन में चल रहा है, जल्दी ही, क्योंकि आपको जो एक आतंकवादी घटना घटी थी पहलगाम में, उसका जवाब देना, उस पर ध्यान करना बहुत जरूरी था। तो इस दौरान हम संगठन का काम करते तो आप ही लोग जवाब करते। इधर तो आतंकवादी हम पे घटना कर रहे हैं और आप चुनावों में लगे हो। तो प्रक्रिया में अभी जल्द ही घोषणा की जाएगी। गुरुवार को ऋषिकेश पहुंचे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने हेमकुंड साहिब के पहले जत्थे को रवाना किया है। इस मौके पर ऋषिकेश स्थित गुरुद्वारे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इसके साथ ही गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेक प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। आपको बता दें कि 25 मई से हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए जाएंगे। देहरादून पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में तिरंगा यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने तिरंगा यात्रा में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बताया कि मंडल स्तर से भी तिरंगा यात्रा निकाली जानी है, जिसको लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। दरअसल इस तिरंगा यात्रा के जरिए लोगों को ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की शौर्य गाथा को बताया जा रहा है। उत्तराखंड की धामी सरकार युवाओं के लिए पार्लर और सैलून खोलने जा रही है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। हालांकि सरकार के इस आदेश पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। आखिर पार्लर और सैलून खोलने के पीछे क्या हो सकता है धामी सरकार का मकसद? आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड सरकार खोलेगी पार्लर और सैलून, युवाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग, अपना काम शुरू करने के लिए युवा होंगे तैयार। विपक्ष ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। उत्तराखंड में हो रही डेमोग्राफिक चेंज को लेकर धामी सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। प्रदेश की बीजेपी सरकार अब सैलून और पार्लर खोलने जा रही है, जिसके लिए पहले युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर अपना काम शुरू करने के लिए युवाओं को तैयार किया जाएगा। हालांकि सरकार के इस आदेश पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार अगर युवाओं को रोजगार देना चाहती है तो सिर्फ सैलून खोलने पर ही क्यों फोकस किया जा रहा है, और यदि सैलून ही खोलना है तो सभी धर्म को साथ में लेकर चला जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दुनिया भर के नियम बनाती है, योजनाएं लेके आती है, लेकिन धरातल पे कोई योजना नहीं उतरती है। अगर हम योजनाओं की बात करें तो खाली हम सैलून की क्यों बात कर रहे हैं? हम लघु उद्योग को बढ़ावा देने की बात कर सकते हैं, हम मझोले उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कर सकते हैं, हम प्रदेश के अंदर जो उद्योग, कुटीर उद्योग है, उनको बढ़ावा देने की बात कर सकते थे। सभी को साथ लेकर विकास की बात होनी चाहिए ना। इनके तो नेताओं के भी बयान आए हैं कि अगर आप सैलून में जाते हैं तो अपना तौलिया साथ में लेके जाएं। आप सैलून की ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं। अगर आप सैलून की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो सभी को साथ में लेके चलिए, अच्छी बात होगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि सैलून और पार्लर सिर्फ हिंदू के लिए खोले जाएंगे। कांग्रेस सिर्फ ऐसे बयान देकर माहौल खराब करना चाहती है। अब बताइए, इसमें आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने कितनी सुंदर बात कही कि भाई आज के युग में एक तरफ जहां कोरोना जैसा वायरस निकल रहा,
और अगर उन्होंने कहा कि अपना तौलिया लेकर जाएं, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि आप किसके यहाँ जा रहे हो, हिंदू के यहाँ जा रहे हो या मुसलमान के यहाँ जा रहे हो। उन्होंने तो स्वच्छता पर ध्यान दिया कि आप अगर अपना तौलिया ले जाएंगे कि निश्चित तौर पर स्वच्छता को बढ़ावा देंगे। इस पे भी अगर कांग्रेस देखती है तो ये उनकी नीयत और नीति पे खोट है। बता दें कि बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जब बद्रीनाथ से विधायक थे, उस समय पर उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट खूब वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने समुदाय विशेष को टारगेट करते हुए लिखा था कि बाल कटवाते समय सैलून का चयन सोच समझ कर करें और अपना तौलिया अपने साथ लेकर जाएं। अब क्योंकि धामी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए खास फोकस पार्लर और सैलून खोलने पर किया है, तो इसे उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज और समुदाय विशेष पर टारगेटेड वाला आदेश माना जा रहा है, जिस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। बता दें कि धामी सरकार की योजना है कि नगर निगम में 10 पार्लर और सैलून खोले जाएंगे, वहीं नगर पालिका में 5 और नगर पंचायत में 3 सैलून खोले जाएंगे। इन तमाम पार्लर और सैलून में युवाओं को ट्रेनिंग देकर तैयार किया जाएगा। इन युवाओं की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब ये अपना व्यवसाय शुरू करेंगे तो इसके लिए राज्य सरकार उन्हें अनुदान देगी और उनकी सहायता करेगी। इसका मकसद ये है कि बाहर से आ रहे तमाम ऐसे लोग जो उत्तराखंड में आकर पार्लर सैलून चला रहे हैं, उन पर रोक लगे और जिससे प्रदेश में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज को रोकने में मदद मिले। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से आशीष तिवारी, सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर चल रहा सस्पेंस जल्द ही खत्म होने वाला है। सरकार की तरफ से पंचायत चुनाव की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। आखिर कब हो सकते हैं पंचायत चुनाव, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पंचायत चुनाव पर सस्पेंस जल्द होगा खत्म। चुनाव के लिए सरकार तैयार, जानिए कब हो सकते हैं पंचायत चुनाव। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव कब होंगे, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर सस्पेंस खत्म हो सकता है, क्योंकि सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर अपनी तैयारी पूरी बताई है। शासन की ओर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने की तैयारियां तेज है और माना जा रहा है कि 15 जुलाई तक पंचायत चुनाव उत्तराखंड में करा लिए जाएंगे। नहीं, पंचायत चुनाव के संबंध में ऐसी अनिश्चितता की स्थिति नहीं है। सरकार अपने स्तर पर तैयारी कर रही है और हमारी कोशिश है कि हम जुलाई के पहले पक्ष में, प्रथम पक्ष में 15 जुलाई तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लें। इसके लिए हमने अध्यादेश भी महामहिम के द्वारा जारी किया जा चुका है, जो एक्ट में संशोधन से संबंधित अध्यादेश था। अब उसके अनुसार आरक्षण की प्रक्रिया होगी, जो एकल समर्पित आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है, उसके बेसिस पर हमारी आरक्षण की प्रक्रिया अब आरम्भ कर रहे हैं। चूँकि अभी हमारे पास पूरे जून महीने का समय है, तो उसमें हम अपनी तैयारी पूरी कर लेंगे। 3 चरणों में उत्तराखंड में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग तैयारी में जुटा है। वोटर लिस्ट से लेकर तमाम तैयारी निर्वाचन आयोग पूरी कर चुका है। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 कराने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। हमारी वोटर लिस्ट अद्यतन कर ली गई है। निर्वाचन संबंधी जो जितनी भी सामग्रियाँ होती हैं, चाहे वो बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर्स और जो हमारी पोलिंग पर्सनल के लिए जो बस्ते तैयार होते हैं, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की मोहरे, स्टेशनरी आइटम्स इत्यादि सारी चीज़ें होती हैं, तो वो पोलिंग किट भी जो है सब तैयार कर ली गई है। तो बस हम लोग शासन स्तर से आरक्षण जो है पदों का प्राप्त होते ही जो है निर्वाचन की अग्रिम कार्रवाई और जो उसका चुनावी शेड्यूल होता है और उसको हम लोग अंतिम रूप शासन के साथ मिलकर लेंगे। बता दें कि मई में वर्तमान प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इस बीच चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल नवंबर 2024 में समाप्त हो गया था। पंचायतों का कार्यकाल 28 नवंबर, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को समाप्त हो गया था, लेकिन चुनाव न हो पाने की वजह से शासन की ओर से पंचायतों में अगले 6 महीने के लिए प्रशासक बैठा दिए गए थे। 27 मई को ग्राम पंचायतों, 29 मई को क्षेत्र पंचायतों और 31 मई को जिला पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इस बीच वर्तमान में प्रशासकों को फिर से चुनाव संपन्न होने तक कार्यकाल बढ़ाया जाना तय माना जा रहा है।
रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की चपेट में आने से एक बाघिन की मौत के बाद से पूरे देश के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में चिंता बढ़ गई है। इसके बाद सेंट्रल जू अथॉरिटी ने देश भर के चिड़ियाघर और टाइगर रिजर्व को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। उत्तराखंड में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट, वन्य जीवों पर बर्ड फ्लू का खतरा, कॉर्बेट और राजाजी पार्क में खास निगरानी। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू से बाघिन की मौत के बाद आसपास के राज्य भी सतर्क हो गए हैं। बर्ड फ्लू के संभावित खतरे के मद्देनजर उत्तराखंड में भी वन विभाग अलर्ट हो गया है। इसके बाद नैनीताल और देहरादून चिड़ियाघर सहित जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर नेशनल पार्क को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया से गाइडलाइन जारी की गई थी, उसी हिसाब से उत्तराखंड में भी एसओपी जारी की गई है। चाहे वो जू हो, पार्क हो या फिर प्रोटेक्शन एरिया हो, वहाँ पर जो भी खाना जानवरों को देते हैं वो फ्रेश मीट ही होना चाहिए। देखिए, सेंट्रल जू अथॉरिटी ने एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें जो ये इसको बर्ड फ्लू की जो आप बात कर रहे हैं इसको लेकर के गाइडलाइन जारी की गई थी कि अगर किसी तरह के कोई लक्षण दिखाई दिए तो, और एसओपी उसके हिसाब से हमने जारी की है, जिसमें अगर कहीं लक्षण दिखाई देते हैं, चाहे जू हो, चाहे हमारे रेस्क्यू सेंटर्स हों, चाहे हमारे पार्क्स हों, इसमें एक तो ये तय किया गया है कि जो खाना हम जानवरों को देते हैं जू में, उस खाने में फ्रेश मीट ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मरा हुआ में अगर कोई जानवर अगर माना बर्ड फ्लू से मरा है, उसका जो अगर मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होगा खतरा। गोरखपुर के जू में बर्ड फ्लू से संक्रमित बाघिन की इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद देश भर के जू और टाइगर रिजर्व में हड़कंप मच गया है। इस घटना के बाद सेंट्रल जू अथॉरिटी ने अलर्ट जारी किया, जिसके तहत उत्तराखंड के 2 टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट और राजाजी समेत देहरादून और नैनीताल के जू और 3 रेस्क्यू सेंटर में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। केवल कॉर्बेट एवं राजाजी नहीं, हमारा उत्तराखंड का सभी प्रोटेक्टेड एरियाज़ को कहा गया है। इसके साथ हमारे पास जू है 2, उनको भी कहा गया है, एवं हमारे पास जो रेस्क्यू सेंटर्स है 3, उनका जो डीएफओ इंचार्ज होते हैं उनको भी कहा गया है। इसका अर्थ हुआ कि हमने पूरा सतत रूप से जिस प्रकार का डायरेक्शन आ रखा है CJD से, तो उसके हिसाब से ये किया जा रहा है। क्योंकि टाइगर का डेथ हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो हमने किसी प्रकार का कोई चांस नहीं ले सकते। एवं उसके क्योंकि आप जानते होंगे कि ये बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है, जो एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से ही जाना जाता है। तो उक्ता अनुसार हमने सभी हमारे ऑफिसर्स को बता दिया गया है कि जो प्रोटोकॉल पशुपालन एवं डेयरी विकास भारत सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो उसके अनुसार ये कार्रवाई करेंगे। टाइगर, लेपर्ड समेत करीब 500 जानवरों वाले देहरादून जू में हाई अलर्ट घोषित है। घटना की गंभीरता को देखते हुए यहां के कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उधर रुड़की से लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने मदरसों के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाए जाने को लेकर जल्दबाजी वाला फैसला बताया। उन्होंने कहा कि अभी ये ऑपरेशन चल रहा है, ऐसे में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में मदरसों के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने का फैसला नादानी में लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाना चाहिए ये सरकार तय ना करे तो ही बेहतर है, मदरसा बोर्ड को इसे तय करना चाहिए। जो चीज अभी तक कंप्लीट नहीं है उसके निर्णय को ऐतिहासिक बताना मैं तो एक नादानी समझता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर अभी कंप्लीट नहीं है और निर्णय सरकारें लेती हैं, मदरसा बोर्ड निर्णय नहीं ले सकता है। तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दबाजी में वसीम रिजवी पढ़ने का शौक़ है। नहीं करें ना, किताब छपवाए ना, बताए ना ऑपरेशन सिंदूर कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ ना, सरकार कह रही अभी कंप्लीट नहीं है, वो कहाँ का निर्णय ले रहे भाई। देहरादून स्थित बिंदाल एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट पर तेजी से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोनों नदियों के किनारों पर निर्माण को लेकर संयुक्त सर्वे होने के बाद लाल निशान लगाकर नगर निगम की टीमों ने अब नोटिस थमाने जारी कर दिए हैं। नगर निगम की तरफ से अभी तक 50 भवनों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके साथ ही 864 चिन्हित निर्माण कार्यों पर जो भवन है उनको भी नोटिस भेजे जाने की कार्रवाई आगे की जाएगी।
देखिए, जो बिंदाल में सर्वे हुआ था, जॉइंट सर्वे, उसमें नगर निगम क्षेत्र में जितने आइडेंटिफाइड एस्टैब्लिशमेंट्स आए हैं उनमें भी लगातार 2 टीम के माध्यम से नोटिसेस जारी करने का, सर्व कराने का कार्य शुरू हो चुका है। अब तक 50 से ऊपर नोटिसेस सर्व किए जा चुके हैं और लगातार ये कार्रवाई चल रही है। कुल मिलाकर के लगभग 834 इस प्रकार के नोटिसेस सर्व किए जाने हैं। तो नोटिस देने के बाद किस तरह की प्रक्रिया रहेगी? नोटिस के पश्चात उन्हें समय मिलेगा अपनी आपत्ति, अपना पक्ष रखने का, और उसके उपरांत जो उनके द्वारा तथ्य रखे जाते हैं उसकी सुनवाई के उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद देहरादून में अवैध और अनाधिकृत धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने अवैध धार्मिक स्थलों का सर्वे और चिन्हीकरण कराते हुए 3 दिन के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने हिदायत देते हुए कहा कि इस काम में लापरवाही बरतने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। हमारी जितनी सरकारी जमीनें हैं या विभागीय संपत्तियां हैं, उन पर अवैध संरचनाएं, चाहे वो व्यावसायिक हैं, आवासीय हैं या धार्मिक हैं, उनको टाइम बाउंड बेस से चिन्हित करते हुए हटाए जाने की कार्रवाई गतिमान रखनी है और इस प्रोसीजर को अनएंडिंग नहीं करना है। इट शुड कम टू अ लॉजिकल कंक्लूजन टाइमली। तो इसी क्रम में हमारे सभी विभाग, चाहे PWD, इरिगेशन, पुलिस, फॉरेस्ट, सबको एक निश्चित समय सीमा दी गई है जिसके अंतर्गत उनको ये कार्रवाई संपादित करनी है। वहीं देहरादून नगर निगम डोर टू डोर कूड़ा उठान व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसके तहत अब डोर टू डोर कूड़ा उठान की गाड़ियों के चालकों को CUG नंबर दिए जाएंगे ताकि लोग सीधे उन्हें फोन कर कूड़ा उठान से जुड़ी जानकारी ले सके। इसके अलावा नगर निगम के कंट्रोल रूम को भी वाहन की जो जानकारी होगी वो भी दी जा सकती है लोगों को। आज आप सभी को यही अवगत कराने के लिए और ये सूचना शेयर करने के लिए ही आमंत्रित किया गया कि किस प्रकार से डोर टू डोर कूड़ा उठान की जो समस्या थी उसको सिलसिलेवार तरीके से फेज वाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में जब से नगर निगम 67 वार्ड्स में कूड़ा उठान कर रहा है, पहले 47 वार्ड्स हमने अपने हाथ में लिए थे और 47 वार्ड्स में अब हम 80% कवरेज तक पहुंच गए हैं, जो कि पहले 56% पर रहती थी। इस कवरेज को लगातार हम इम्प्रूव कर रहे हैं। मंथली डेटा हमने आपसे पूरा शेयर किया है और इसी तर्ज पर जो इकॉन के वार्ड्स हैं वो भी माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश रहे हैं उसके क्रम में अब नगर निगम फिलहाल उस कार्रवाई को कर रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि किस प्रकार से हम 100% हाउस होल्ड कवरेज तक पहुंचे। इसके अलावा जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं उनकी आज ग्राउंड पर भी चेकिंग की गई है। सारे व्हीकल्स जो कि लिस्टेड हैं उनके ड्राइवर्स, हेल्पर्स का वेरिफिकेशन किया गया। पौड़ी में सभासदों का गुस्सा देखने को मिला है। दरअसल श्रीनगर नगर निगम ने क्षेत्र में घूम रहे आवारा पशुओं को गाड़ी में भरकर पौड़ी के वार्ड नंबर 11 में छोड़ दिया गया, जिसका विरोध स्थानीय लोगों के साथ सभासदों ने किया है। नाराज लोगों ने जिला प्रशासन से नगर निगम के संबंधित कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद की हीला हवाली के बाद स्थानीय लोगों ने ADM को ज्ञापन सौंपा है। कल भी मेरी जो श्रीनगर आयुक्त आपने बात करी, नूपुर मैडम से मेरी बातचीत थी, तो मैडम का जो मुझे रवैया लगा बिल्कुल पॉजिटिव नहीं लगा और मैं बहुत दुखी भी हूँ चीज़ को लेकर कि ऐसे जिम्मेदार आदमी को जहाँ जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और अपनी बात रखकर उन्होंने सीधे फोन कर दिया। और मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, अगर तत्कालीन इन जो हमारी 2 मांगे इनमें कार्रवाई नहीं की गई तो अगर हमें पब्लिक के साथ आंदोलन भी करने पड़े तो हम आंदोलन के लिए प्रयासरत रहेंगे। नगर पालिका के हमारे सभासदों के द्वारा ज्ञापन दिया था जिसमें शिकायत की गई थी कि नगर निगम श्रीनगर के माध्यम से जो वहाँ के गौवंश हैं आवारा वाले, उनको यहाँ पर पौड़ी में लाके छोड़ा जा रहा है। इस संबंध में मेरी SDM श्रीनगर से बात हुई थी और उनको निर्देश दिया था जिस भी कर्मचारी के द्वारा ये कार्रवाई की गई है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उधम सिंह नगर के मनोज सरकार स्टेडियम का नाम बदलने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसके बाद से बंगाली समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल ओलंपिक विजेता पैरा खिलाड़ी मनोज सरकार ने ओलंपिक में भारत को मेडल दिलाया था, जिसके बाद से उनके सम्मान में ही स्टेडियम का नाम रखा गया। ऐसे में बंगाली समाज के अध्यक्ष ये कहना है कि अगर नाम बदला जाता है तो ये खिलाड़ियों का अपमान होगा। दूसरी बात, मनोज सरकार जी कोई केवल वो बंगाली समाज के नहीं है, वो सभी एक खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। वो हमारा गौरव है। उन्होंने हमारे प्रदेश का, हमारे देश का, हमारे बंगाली समाज का गौरव बढ़ाया है। तो इसलिए वो
सभी के आदरणीय हैं, सभी का गौरव है और हम सब उन पे गर्व करते हैं। मुझे इस बारे में कोई सोचना नहीं, मुझे सुबह से मुझे भी कभी कॉल आया, लेकिन मुझे यहाँ पे अधिकारी या सिक्योरिटी के सोचना नहीं कि इस तरीके कोई नाम चेंज होता। रुड़की के मंगलोर में लगने वाला समर मेला शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गया। दरअसल ये मेला मंगलोर के लालबाड़ा में लगाया जाना है, लेकिन स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मेले में आने वाले लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, ऐसे में सड़क हादसों की संभावना बनी रहती है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से की है। उन्होंने बताया कि मेले को बिना परमिशन के लगाया जा रहा था। बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी और गाड़ी ज़्यादा भगाई जाती है यहाँ से मेले में, और दुर्घटना जो है लड़ाई भी रह जाती रहती है यहाँ। तो इस मेले में एक तो लड़ाई से बचेगा आदमी, इसका व्यवहार जो है सही कराया जावे, पुलिस यहाँ रखी जावे। दूसरी बात ये है यहाँ जंप लगाया जावे और कुछ नहीं चाहिए। पहले दिन मेला लगा तो कोई घटना, उसमें भी 2-3 दुर्घटना हुई, बार लड़ाई होती रही यहाँ से बार। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड में जल्द होगी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान, जल्द होगा नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान। हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी। राज्यपाल और सीएम धामी ने ऋषिकेश से पहले जत्थे को किया रवाना। 25 मई को खुलेंगे कपाट। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज को देखते हुए धामी सरकार खोलेगी पार्लर और सैलून। युवाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। विपक्ष ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। और देहरादून में बिंदाल एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट की जद में आने वाले भवनों को भेजे जा रहे नोटिस। नगर निगम ने 50 घरों को थमाया नोटिस। 864 चिन्हित भवनों पर होगी कार्रवाई।